नाम के एक गांव में गंगूबाई का ढाबा था। गंगूबाई और उसकी बेटी शांति दोनों स्वभाव से ही बहुत ही गुस्सैल, कंजूस और लालची किस्म की औरत थी। शहर से आने जाने वाले रास्ते पर वो एक लौता ढाबा था, इसलिए जो लोग गंगूबाई के ढाबे पर खाना खाते, गंगूबाई उन्हें मिलावटी खाना खिलाकर खूब लूटती है और वो अपने ढाबे का सारा काम अकेली अपनी विधवा बहू राधा से करवाती है और उसे खूब सताया करती। सुबह 4 बजे से गर्भवती राधा ढाबे की साफ सफाई में लगी होती है। बर्तन धोना, साफ सफाई करना और खाना बनाना, सारा काम अकेले कर थक कर बस 2 मिनट के लिए बैठी ही होती है कि उसकी चुगलखोर ननंद शांति उसे देख लेती है और अपनी माँ के पास जाकर राधा के खिलाफ कान भरती है। शांति गंगूबाई के पास जाकर, हाय हाय अम्मा, अब तो हमें लगता है कि हमें ये ढाबा बंद करके मंदिर के सामने कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। क्यों री, सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों अशुभ बोल रही है? और नहीं तो क्या बोलूं अम्मा, वो आपकी कामचोर बहू काम करने की बजाय आराम फरमा रही है। चल अभी खबर लेती हूँ उस कामचोर की। शांति और गंगूबाई राधा के पास जाती है। क्यों री करमजली, कामचोर, ये ढाबा क्या तेरे बाप का है जो यहाँ आराम फरमा रही है? मम्मी जी, वो मैं तो काम कर रही थी, ना जाने कैसे मेरी आंख लग गई। चुप कर बेहया, केची की तरह जुबान चलती है तेरी। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, फिर मेरे प्यारे भाई अमर पर काला जादू कर अपने प्यार में फंसा लिया। तुझसे शादी करने के बाद मेरा भाई अमर काल में समा गया। अब क्या चाहती है? हम लोग भी मर जाए और ये ढाबा बंद हो जाए? ऐसा क्यों बोल रही है शांति बहन? मेरी कोख में अमर की ही निशानी पल रही है। मुझे पहले से ही इसके चाल चलन सही नहीं लगते थे। पता नहीं किसका पाप है ये आंसू किसी और को दिखाना। अगर अमर से तुम सच्चा प्यार करती तो हमारी अम्मा को कोई तकलीफ नहीं देती। बेचारी के पाँव में दर्द रहता है, फिर भी कड़ी धूप में पानी लेने जाती है। जानती हो ना अमर भैया कितना ख्याल रखते थे अपनी माँ का। मम्मी जी, मैं रोज आपके पैर दबा दूंगी और पानी भी लाया करूंगी। राधा मटकी उठा पानी लाने चली जाती है और इधर गंगूबाई और शांति ढाबे में बैठकर गप्पे हाँकने लगती है। बड़ी नौटंकी बाज है तू शांति। हाँ, ऐसे तो तेरी और अमर की कभी पटती नहीं थी, लेकिन आज बड़ा तुझे भाई प्रेम जाग रहा था। थोड़ा दिखावा करना पड़ता है अम्मा। अच्छा हुआ अमर मर गया, वैसे भी कौन सा मेरा सगा भाई था। कल तक जिस ढाबे के हम नौकर थे, आज उसी के मालिक बने बैठे हैं और जो असली मालकिन है राधा, वो हमारी नौकरानी। लेकिन याद रहे, ये बात राज ही रहनी चाहिए कि अमर हमारा सगा बेटा नहीं था और उसके माँ बाप को भी हमने ही मारा था। तभी एक शहरी लड़का सूट बूट पहनकर ढाबे में आता है। क्या अभी नाश्ता मिल सकता है? अभी हमारा रसोइया नहीं है, थोड़ी देर बाद आना। मैं इस गांव में नया हूँ, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। अगर जल्दी नाश्ता मिल जाता तो अच्छा होता। मैं आपको इसके दुगने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। दुगने पैसे? अरे फिर तो आप बैठिए, हम तुरंत खाने का इंतजाम करते हैं। राज वहाँ बैठ जाता है। ये तो सारा खाना राधा बनाती है, लेकिन गंगूबाई और शांति दुगने पैसे की लालच में रात का बना बासी बचा खाना गरम करके लाने लगती है। तभी राधा आ जाती है, लेकिन तेज धूप और कमजोरी की वजह से बेचारी राधा के हाथ से मटका छूटकर टूट जाता है। राज ये देखकर राधा के पास जाता है और उसकी मदद करने लगता है। अरे आप ठीक तो है? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाँ, मैं ठीक हूँ। शायद कमजोरी से चक्कर आ गया था। आपको इसी हालत में काम नहीं करना चाहिए। एक काम नहीं होता तुझसे, सारा पानी गिरा दिया। ये लीजिए बाबूजी, आप नाश्ता कीजिए। खाना देख राधा समझ जाती है कि वो बासी नाश्ता है, जिससे खाने वाले की तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए फौरन जाकर राधा राज के लिए ताजा नाश्ता बनाकर लाती है।
ये देख पहली ही नजर में राज के दिल में राधा के लिए इज्जत बढ़ जाती है और वो मन ही मन में राधा को पसंद करने लगता है। लेकिन उसे गर्भवती देख वे खुद को रोक लेता है। राधा खाना परोसती है। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। राज अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही राधा वहाँ से चली जाती है। अब राज हर रोज ढाबे में जाकर राधा के हाथ से बना खाना खाता था और राधा की ऐसी हालत पर उसे बहुत तरस आता। वो राधा से शादी कर उसे नई जिंदगी देना चाहता था। कई दिन बीत गए। अब राज से राधा की ये हालत देखी नहीं जाती थी। एक दिन सही समय देखकर राज ने राधा से कहा, राधा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपके लिए इज्जत कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता नहीं चला। आप इतनी गुणवान और समझदार है, फिर अपनी चाची, सास और ननंद के ताने और इतना जुल्म क्यों सहती है? आप एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। साहब, मैं एक अनाथ और विधवा हूँ। मेरा इस दुनिया में इनके अलावा और कोई नहीं है। और ये जैसे भी हो, मेरे पति ने मुझे कहा था कि मैं उनकी माँ और बहन का हमेशा ख्याल रखूं और मैं उन्हीं की आखिरी इच्छा पूरी कर रही हूँ। ये सुन राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ शांति आ जाती है। राधा और राज को साथ में देख लेती है। आए हाय, यहाँ गुल खिल रहा है तुम दोनों का। अभी अम्मा को बताती हूँ। अम्मा जल्दी आओ, यहाँ आओ अम्मा। देखो तुम्हारी बहू क्या गुल खिला रही है। अरे करमजली, अभी तेरे पति को मरे हुए साल भर भी नहीं हुआ और तू पराए मर्द पर डोरी डालने लग गई। इसमें राधा की कोई गलती नहीं है। वो तो। राधा वहाँ से रोते हुए चली जाती है। गंगूबाई और शांति राधा को बहुत खड़ी खोटी सुनाते हैं और उनका व्यवहार राधा के प्रति और बुरा हो जाता है। थोड़े दिन बाद एक दिन शांति चेहरे पर फेस पैक लगाकर रसोई में कुछ ढूंढते हुए आ जाती है। उसे ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा होता है और उसका पाँव केरोसिन के डिब्बे पर टकरा जाता है और ढाबे में आग फैल जाती है। तभी राधा की नजर फैलती हुई आग पर पड़ती है। आग, आग, बचाओ माँ, मेरे कपड़ों में आग लग गई, मैं जल जाऊंगी। हाय राम, कोई पानी डालो। तब राधा अपनी जान पर खेलकर सांस और बेहोश पड़ी शांति को ढाबे से बाहर निकालती है। तभी राधा ढाबे के अंदर लगे अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर लेने जाती है, लेकिन गैस के फटने से आग और फैल जाती है और राधा की साड़ी में आग लग जाती है। गंगूबाई और शांति तो बच जाते हैं, लेकिन राधा बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। फिर जब राधा की आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। राधा के होश में आने पर गंगूबाई और शांति रो रो कर अपने किए की जुल्म की माफी मांगते हैं। बेटी राधा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई। तू भगवान का रूप है। हाँ भाभी, मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हमने आपको हमेशा गलत समझा, हमें माफ कर दीजिए। आज से मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। गंगूबाई दिल से राधा को अपना लेती है और उसकी शादी राज से करवा देती है। राधा, आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं दूंगा और इस ढाबे को दोबारा बनवाकर इसे ईमानदारी से चलाएंगे और भूखों का पेट भरेंगे। और अब गंगूबाई, शांति, राधा और राज सब मिलकर ढाबा चलाने लगते हैं और राधा के अच्छे कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि प्यार हर बुराई को जीतकर उसे अच्छाई में बदल ही देता है। आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आपको राधा की ये कहानी कैसी। सुगिया देवी अपने बेटे रमेश की शादी पास के ही गांव की सरस्वती से तय करवाती है। कुछ ही दिनों में सरस्वती घर की बहू बनकर आ जाती है। सरस्वती को पढ़ने का बहुत शौक होता है, लेकिन सुगिया देवी हमेशा उसे कोई ना कोई काम में उलझा कर रखती है। सरस्वती, जाकर कुएं से पानी ले आओ। अगले हफ्ते मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम है। अगर मैं अभी नहीं पढ़ी तो मैं फेल हो जाऊंगी। अरे आज तक पढ़ाई लिखाई से किसी का कुछ हुआ है क्या? कौन सा तुम कलेक्टर बन जाओगी? जाओ
चुपचाप से घर का काम करो। ना चाहते हुए भी सरस्वती पढ़ाई छोड़कर घर के काम करने लगती है और रात में सभी के सो जाने के बाद लालटेन जलाकर पढ़ाई करती है। रमेश हमेशा ही सरस्वती को पढ़ने के लिए मोटिवेट करता था और चाहता था कि सरस्वती पढ़ लिखकर बड़ी ऑफिसर बने। एक दिन जब सरस्वती का पति बाहर काम करने गया तो उसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। हाय रे कलंकनी, मेरे बेटे को खा गई। अभी शादी के कितने दिन हुए थे, तेरा साया पड़ते ही मेरा बेटा काल में समा गया। क्या बताऊं दीदी, मुझे तो इसके लक्षण पहले से ही अच्छे नहीं लग रहे थे। मम्मी जी, रमेश मेरे भी पति थे। मुझे भी उतना ही दुख है जितना आप सभी को है। तू ही तो डायन है, तू यहाँ मेरे बेटे को खाने ही आई थी। ऐसा मत बोलिए मम्मी जी, मैं रमेश को बहुत प्यार करती थी। देखो तो दीदी कैसे पटर पटर मुंह चला रही है, जरा से भी लाज शर्म नहीं है। सुगिया और उसकी बहन सुधा रोज सरस्वती को खड़ी खोटी सुनाते, उसके साथ ऐसा बर्ताव करते जैसे कि सरस्वती कोई बड़ी अपराधी हो। सरस्वती दिन भर अपने कमरे में बैठकर रोते रहती। एक दिन जब सरस्वती अपने कमरे में बैठी हुई थी तभी उसे आवाज आती है। सरस्वती, मैं जानता हूँ मैंने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तुम बहुत होनहार हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो और बड़ी ऑफिसर बनकर पूरे शहर का नाम रोशन करो। यही मेरी आखिरी इच्छा है। रमेश, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अगले दिन से सरस्वती की ग्रेजुएशन की परीक्षा थी। सरस्वती परीक्षा देने जाने लगी। अरे बेवा, अभी तेरे पति को गुजरे हुए एक हफ्ता नहीं हुआ और तू बन ठन कर कहाँ जा रही है? मम्मी जी, मैं परीक्षा देने जा रही हूँ। हाय हाय, लोग क्या कहेंगे? कहीं नहीं जाएगी तू, जा अपने कमरे में। सुगिया और सुधा सरस्वती को पकड़कर कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन सरस्वती हार नहीं मानती और कमरे की खिड़की से निकलकर चली जाती है। कुछ भी हो जाए, मैं रमेश की आखिरी इच्छा पूरी ही करके रहूंगी। इधर जब सुगिया और सुधा को पता चलता है कि सरस्वती खिड़की से भाग गई है तो दोनों गुस्से से लाल हो जाती है। आने दो आज उसे, टांग तोड़ के हाथ में ना दे दी तो नाम बदल दूंगी। मैं तो कहती हूँ उसे घर से ही निकाल दो। सरस्वती जब परीक्षा देकर वापस आती है तो सुगिया और सुधा गेट पर ही खड़े होते हैं। ए लड़की, किधर से चली आ रही है? आज से तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है और तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जा इस घर से। लेकिन मम्मी जी, मैं कहाँ जाऊंगी? रमेश का। चुप हो जाओ, अपनी काली जुबान से मेरे बेटे का नाम मत लो। सुगिया और सुधा सरस्वती को घर से बाहर कर देते हैं। सरस्वती दूसरों के घर में नौकरानी का काम कर 2 वक्त की रोटी जुटाती है और रात में पढ़ाई करती है। रमेश, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। उस दिन तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। सरस्वती दिन रात मेहनत करती है। दूसरों के घर में काम करके जो कुछ मिलता उससे अपनी किताबें और जरूरी सामान पर खर्च करती। कुछ दिनों बाद कलेक्टर की परीक्षा नजदीक आती है। उसी बीच सरस्वती की तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन सरस्वती हार नहीं मानती। वो फिर भी दिन रात मेहनत करती है और परीक्षा देती है। एक दिन बाजार में सरस्वती को सुगिया से भेंट होती है। मम्मी जी, करम जली, तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। मैंने कलेक्टर का एग्जाम दिया था और आज उसका रिजल्ट आया है। मैं उसमें पास हो गई हूँ। तो मैं क्या करूँ? मम्मी जी, रमेश की यही आखिरी इच्छा थी कि हम ऑफिसर पोस्ट पर जॉब करें। सुगिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह सरस्वती के खिलाफ अपने मन में इतना जहर भर बैठी थी कि वहां से कुछ बोले बिना ही चले जाती है। रमेश, आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ। कुछ ही दिनों में सरस्वती पूरे शहर के तरक्की और उन्नति के लिए काम करने लगी। शहर के लोगों की सारी तकलीफ हल करने लगी। पूरे शहर में उसकी बहुत इज्जत की जाने लगी।
आपने कुछ ही समय में पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया है। आप कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं इस कामयाबी का श्रेय अपने स्वर्गवासी पति रमेश और अपनी सासू माँ को देना चाहूंगी। मेरी सासू माँ ने मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाया। यह सब सुगिया और सुधा सुन रही थी। दोनों को अपने ऊपर शर्म आने लगी और सरस्वती के साथ किए बुरे बर्ताव का पछतावा होने लगा। दोनों सरस्वती के पास जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं और हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप मुझसे बड़े हैं, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। सभी की आंख आंसुओं से भर जाती है। सुगिया पूरे सम्मान के साथ सरस्वती को अपने घर लेकर जाती है और सभी को बड़े गर्व से बताती है कि सरस्वती उनकी बहू है। तो देखा दोस्तों आपने, अगर पूरी लगन से कोशिश की जाए तो सफलता जरूर मिलती है।